नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आसान जोन, नेवर सेटल फॉर लेस। दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि मनी यानी पैसा जड़ है हर गलत चीज़ का। साथ ही साथ हम लोग ये भी मानते हैं कि पैसे के बिना ज़िंदगी में कोई चैन सुख मुमकिन नहीं है। तो सही हो या गलत, एक चीज़ तो साफ है कि हम लोग अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते पैसे के बिना। पर क्या ये हमेशा से ही ऐसा था? कैसे होता था हमारे पूर्वजों के टाइम पे ट्रेड? क्या आपको पता है आज से लगभग 9000 से लेकर 10,000 साल पहले गाय या बैल का इस्तेमाल किया जाता था एज़ अ करेंसी ट्रेड के लिए। इस वीडियो में गाइज़ हम लोग शुरू से लेके एंड तक कैसे पैसे का इवोल्यूशन हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पैसे के बारे में इस वीडियो के एंड तक। बस बने रहिए या एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपके टाइम में कुछ वैल्यू ऐड किया हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगस्त 2021 स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ जिंगजाओ के आर्कियोलॉजिस्ट अनाउंस करते हैं कि उनको वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन कॉइन मिंटिंग साइट का पता लगा है, जो कि स्थित है ग्वांजो साइट में। इस साइट की वो टाइम पीरियड बताते हैं 640 बीसी पे यहाँ पर जो है कॉइन मिंटिंग हुआ करता था। लेकिन हम लोग अगर ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो बहुत पहले से जानते हैं। तो इससे पहले जो ट्रेड है वो कैसे होता था? तो अब तक जो हम लोग को एविडेंस मिले हैं उसके अनुसार 640 बीसी वो टाइम है जब सबसे पहले कॉइन मिंटिंग शुरू हुआ। अगर हम लोग और पीछे जाएँ तो सबसे पहले जो ट्रेड हुआ करता था, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। बार्टर सिस्टम वो होता है जिसमें एक सामान को खरीदने के लिए दूसरा सामान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको गेहूँ या व्हीट खरीदना हो, तो आप क्या करोगे, उस आदमी के पास जाओगे जिसके पास ये हो, और उसको बदले में अपना कुछ सामान देने के लिए ऑफ़र करोगे। जैसे कि नमक। तो आप नमक दे के गेहूँ खरीदोगे, चीज़ के बदले चीज़, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम की अपनी कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास नमक है और आप गेहूँ खरीदना चाहते हो, पर हो सकता है कि सामने वाले को नमक की ज़रूरत ही ना हो। तो वो ऐसे आदमी को अपना गेहूँ बेचेगा जिसके पास देने के लिए वो सामान हो जो उसको चाहिए। दूसरा ये कि इस तरह की सिस्टम में किसी चीज़ या किसी वस्तु का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति प्रतीक होता है। चीज़ का मोल का अंदाज़ा खुद के तोल-मोल पे लगाया जाता है। जैसे कोई बकरी को बेचने वाला हो, तो उसको बदले में कितना गेहूँ लिया जाना चाहिए, इस चीज़ का कोई फ़िक्स रेट नहीं होता, क्योंकि खरीद-बेच का कोई एक कॉमन साधन नहीं होता। अलग-अलग चीज़ों को दे के अलग-अलग चीज़ें खरीदी जाती हैं, इसलिए कोई एक फ़िक्स रेट नहीं होता। इसके बाद एक नया सिस्टम आया जिसमें कुछ चीज़ों को फ़िक्स कर दिया जाता है, जैसे कि एनिमल स्केल, सॉल्ट ग्रेन एंड मटेरियल लाइक ऑब्सिडियन। लावा जब निकलता है और वो तुरंत सॉलिडिफ़ाई हो जाए, तो जो मटेरियल बनता है उसको हम लोग ऑब्सिडियन कहते हैं। यानी कि सिस्टम वही है, चीज़ के बदले चीज़, लेकिन अब कुछ चीज़ को फ़िक्स कर दिया गया है। कि इस सिस्टम से कुछ ख़ास नहीं बदला, लेकिन ये सिस्टम पहले से बेहतर था। किसी भी चीज़ का मूल्य 1-2 चीज़ में फ़िक्स करना आसान है, बजाए कि हज़ारों चीज़ों में उसका मूल्य फ़िक्स किया जाए। इसी तरह 9000 से लेके 6000 बीसी में हम लोग देखते हैं कि कैटल का यूज़ होना शुरू होता है एज़ अ करेंसी। लोग सामान खरीदते हैं और बदले में कैटल यानी अपनी गाय-भैंस देते हैं। 3000 बीसी आते-आते तक जो मेसोपोटामिया सिविलाइज़ेशन थी, उसमें हम लोग देखते हैं कि शेकल कॉइन का यूज़ होने लगता है, जो कि सिल्वर के होते थे। और इसी टाइम पे हम लोग जापान में देखते हैं कोकू यूनिट का यूज़ होता है, जो बेस्ड होता था राइस बॉल पे। फिर इस टाइम पे हम लोग चाइना में एडवांसमेंट देखते हैं। चाइनीज़ लोग चीज़ों का यानी एक्सेस एनिमल स्किन को यूज़ करना छोड़ के इनके रेप्लिका का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इसी तरह के आइटम का बना डिज़ाइन जिसको ये देते हैं सेलर्स को, और उसके बदले में वो सामान लेते हैं जो इनको चाहिए होता है। 700 और 600 बीसी की बात करें तो इस टाइम पे लगभग हर सिविलाइज़ेशन में, चाहे वो ग्रीक हो, इंडियन सिविलाइज़ेशन हो और चाइना सिविलाइज़ेशन हो, कॉइन मिंटिंग शुरू होता है। चाइना में इस्तेमाल हो रहे कॉइन में हम लोग बीच में होल देखते हैं, जिससे इनको कैरी करना और होल्ड करना आसान होता है। हालाँकि अभी तक जितने कॉइन्स हम लोगों ने दे जाने हैं वो किसी ऑफ़िशियल अथॉरिटी के द्वारा नहीं मिंट किए गए थे, बल्कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की तरह यूज़ किए जाते थे। मतलब ये कि लोगों ने मिलकर खुद डिसाइड किया कि हम लोग इस कॉइन का यूज़ करेंगे, कोई राजा-महाराजा द्वारा नहीं लागू कराया गया था। फिर हम लोग 600 बीसी में देखते हैं लीडिया के जो किंग हैं अलियास, वो फर्स्ट ऑफ़िशियल करेंसी को लागू करते हैं, यानी वो करेंसी जो सरकार द्वारा मान्य हो।
ये नई ऑफ़िशियल करेंसी हेल्प करती है लिडिया किंगडम को ट्रेड में और धीरे-धीरे जो किंगडम है बहुत ज़्यादा अमीर और प्रॉस्पेरस हो जाता है। लेकिन बाद में ये किंगडम जो है पर्शियन एम्पायर द्वारा कॉन्क्योर कर लिया जाता है और इसका द एंड हो जाता है। और 4th सेंचुरी बीसी में हम लोग देखते हैं एक ऐसी चीज़ का आविष्कार होता है जो आने वाले टाइम में इस पूरे सिस्टम को बदल के रख देता है। तो अभी तक हम लोग ने जितने भी कॉइन्स या करेंसी देखे उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ करती थी। यानी कि अगर आप लोग कैटल का एग्ज़ाम्पल ले लें तो कैटल को एज़ अ करेंसी भी यूज़ किया जाता था और बाकी काम में यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे उसका मिल्क हो गया या उसको मीट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सिल्वर का एग्ज़ाम्पल लें तो सिल्वर का जो कॉइन्स होते थे उनका फिक्स वैल्यू होती थी प्लस अगर आप सिल्वर को गला के या फिर किसी और फॉर्म में करके बेचें तो उसकी भी उतनी ही वैल्यू होती थी। अभी तक जितनी कॉइन्स हम लोग ने देखे या करेंसी हम लोग ने देखे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी लेकिन 4th सेंचुरी बीसी में आविष्कार होता है पेपर का और 600 एडी यानी इसके 1000 साल बाद हम लोग देखते हैं जो चाइनीज़ है वो अपनी सबसे बड़ी इन्वेंशन को इस्तेमाल करने लगते हैं अपनी इस मॉनेटरी सिस्टम में। अपनी जो करेंसी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए। 1271 एडी में जो मार्को पोलो है वो विज़िट करते हैं चाइना और इस टाइम पे वो देखते हैं कि ये जो पेपर करेंसी का यूज़ है ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है चाइना में और ये जब लौटते हैं यूरोप में तो इसके बारे में बताते हैं यूरोपियंस को। और इस टाइम के ऐसे चाइनीज़ इंस्क्रिप्शन का भी ज़िक्र है हिस्ट्री की बुक में जिसमें लिखा है साफ-साफ है जो भी इन करेंसी को नकल करता हुआ पाया गया उसको सजाए मौत दी जाएगी। हालाँकि 1600 एडी तक हम लोग को यूरोप में कॉइन का ही यूज़ लार्ज स्केल पे दिखा और 1600 आते-आते तक यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उनका एम्पायर जो है क अलग-अलग जगहों पर फैल चुका था। जैसे कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया इन सब में जो है यूरोप की कंट्रीज़ अपना-अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर चुकी थी। तो इस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको अपने जो मिंट किए हुए सिक्के होते थे, वो अपने मेनलैंड से दू अपनी कॉलोनीज़ में ले जाने में दिक्कत होती थी। इस वजह से जो बैंक्स थे, उनने आईओयू पेपर का यूज़ करना शुरू हुआ, जिसका इंग्लिश में मतलब है आईओयू, यानी जिसको पैसा देना है, वो एक पेपर दे देगा, जिसका मतलब होगा कि मेरे पास तुम्हारा पैसा है, जिसको मैं बाद में चुकाऊँगा। बैंक आईओयू का यूज़ करना शुरू कर देती है क्योंकि इसके कई फ़ायदे थे कॉइन के ऊपर, लेकिन ये सिर्फ़ बैंक्स के द्वारा इश्यू किया जाता है। इस पेपर को कोई नोट लीगल टेंडर नहीं होता मतलब सरकारी मान्यता नहीं होती। गौरतलब है कि पहली पेपर करेंसी यूरोप में नहीं बल्कि इसकी कॉलोनी में शुरू की जाती है। 1685 में हम लोग देखते हैं कनाडा में सोल्जर्स की पेमेंट के लिए प्लेइंग कार्ड पे अपना सिग्नेचर करके गवर्नर उनको दे देता है। इसके बाद से पेपर नोट का इस्तेमाल ज़्यादा देखने को मिलता है हर जगह क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। इस पेपर नोट को अभी भी ट्रेड किया जा सकता था गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट। तो यानी इस पेपर करेंसी को लेके हम लोग बैंक जाएँ और उनसे बदले में गोल्ड या सिल्वर माँगे तो वो देंगे। 1870s के बाद लगभग सारी यूरोपियन कंट्री धीरे-धीरे अपने आप को गोल्ड स्टैंडर्ड की ओर शिफ्ट कर लेती हैं। यानी जो अपना करेंसी है उसको गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स कर लेती हैं और सिल्वर प जो कि पहले भी यूज़ होता था अब उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाता है इसके बाद। आता है फिर इसके बाद 1920s में आता है ग्रेट डिप्रेशन जिसके बाद सारी कंट्रीज़ लगभग थोड़े टाइम के लिए इस गोल्ड सिस्टम को अबैंडन कर देती है यानी छोड़ देती है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें सब कंट्रीज़ अपनी करेंसी को फिक्स कर देती हैं यूएस डॉलर से, जो अपने आप में बेस्ड होता है गोल्ड पे। फिर हम लोग देखते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की हेल्प से यूरोप में रीस्ट्रक्चरिंग प्लान होता है यानी जितना भी लॉस हुआ था वॉर में यूरोप का, उससे धीरे-धीरे रिकवर करता है यूरोप, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हेल्प से, जो कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही निकले थे। इसके बाद जो है यूरोप की इकोनॉमी एक्सपैंड करती है और फिर यूरोप की इकोनॉमी एक्सपैंड करती है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वर्ल्ड की करेंसी जो है वो एक्सीड कर जाती है, जितना गोल्ड अवेलेबल है उससे। तो इसी वजह से 1971 में हम लोग देखते हैं यूएस जो कि अब तक एक सुपर पावर बन चुका होता है, गोल्ड सिस्टम को त्याग दे यानी इसका मतलब है कि अब कोई भी अपनी करेंसी को जो है गोल्ड में नहीं बदल सकता है, उसके सेंट्रल बैंक में जाके। इसके बाद से आज तक जो कंट्री की करेंसीज़ हैं वो बेस्ड है उसकी परचेज़िंग पावर पे, यानी कि वो करेंसी अपनी कितने वैल्यू में कोई चीज़ खरीद सकती है। यही सिस्टम आज तक चल रहा है और इस तरह के सिस्टम में खतरा बना रहता है इन्फ्लेशन का और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। यानी कंट्री की इकोनॉमी किसी वजह से अगर अच्छी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी कम हो
तो अगर हम लोग जो करेंसी सिस्टम के फ्यूचर की बात करें तो आज हम लोग देखते हैं कई कंट्री ऐसे हैं जो पेपर नोट की जगह पॉलीमर नोट का यूज़ करना शुरू कर चुकी हैं, जिसको जल्दी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब है कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं, उस पे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, इस नोट को बार-बार बनाने के लिए। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि आजकल मोबाइल पेमेंट जैसे सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, यानी कि आप किसी दुकान पे जाइए और अपना सामान लीजिए और मोबाइल से ही पेमेंट हो जाता है। आपको कोई भी करेंसी निकाल के अपने जेब से नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग वर्चुअल करेंसी को देख रहे हैं, जिसको काफ़ी टाइम से एक अल्टरनेटिव देखा जा रहा था जो करंट की करेंसी है उसके अगेंस्ट। लेकिन ये देखना होगा कि फ्यूचर में ये आजकल की जो करेंसी है उसको रिप्लेस कर सकता है या नहीं। और हम बहुत हद तक चांसेस है, जैसे आज हम लोग बायोमेट्रिक स्कैन करके और कई जो गवर्नमेंट सर्विस है वो लेते हैं। जैसे आप सिम लेने जाते होंगे तो बायोमेट्रिक अपना अंगूठा लगाते होंगे, या फिर कई जगह आइरिस स्कैन भी लेते हैं, यानी आँखों का स्कैन लेते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके भी हम लोग फ्यूचर में पेमेंट कर पाएँ, इसका बहुत हद तक चांसेस है। तो ये था गाइज़ पूरा हिस्ट्री करेंसी सिस्टम के बारे में। तो गाइज़ आपको क्या लगता है फ्यूचर में कैसा होगा हमारा पेमेंट सिस्टम? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपने कभी बार्टर सिस्टम विटनेस किया है कभी किसी सामान के बदले में सामान दिया है? जैसे कि मेरे को अपने बचपन का टाइम याद है, जब मैं गाँव में जाता था, तो एक आइसक्रीम वाला आता था और वो कुछ थोड़ा-सा गेहूँ लेके वो आइसक्रीम देता था। तो ऐसे किसी सिस्टम का कभी आपने विटनेस किया है? मेरे को कमेंट, अगर हाँ, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो पे प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज़, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।